नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपनों का सच। अगर सबसे गहरा धोखा किसी अजनबी से नहीं बल्कि उसी घर से मिले जहां उम्र भर भरोसा किया हो, तो इंसान कहां जाए। रोशनी से भरी एक जन्मदिन की रात, हंसी के बीच छिपा एक षड्यंत्र और एक बुजुर्ग पिता जिसकी जिंदगी की कमाई, इज्जत और आत्मसम्मान एक हस्ताक्षर की दूरी पर खड़े हैं। उसे चेतावनी कोई दस्तावेज नहीं देता, एक मासूम हाथ देता है उसकी पोती का। यह कहानी संपत्ति की नहीं बल्कि उस क्षण की है जब चुप्पी टूटती है, सच सामने आता है और एक बच्चा अपने दादा का आखिरी सहारा बन जाता है। कोशानी, पहाड़ों की गोद में बसा वह छोटा सा शहर जहां शाम ढलते ही सन्नाटा अपने आप उतर आता है। यहाँ लोग ऊंची आवाज से कम और मन ही मन ज्यादा जीते हैं। दुकानों के स्टर समय से पहले गिर जाते हैं और घरों की खिड़कियों से निकलती पीली रोशनी ही बताती है कि भीतर जिंदगी अब भी चल रही है आज। मगर हमारे घर की रोशनी कुछ ज्यादा ही बाहर तक फैल रही थी। बरामदे से लेकर ड्राइंग रूम तक सफेद और सुनहरी लाइटों की लड़ियां टंगी थी। नई झूमर से छनकर गिरती रोशनी फर्श पर ऐसी चमक रही थी जैसे किसी ने जमीन पर सितारे बिछा दिए हों। सोफों पर नए कवर थे, बिना सिलवट के, बिना किसी पुराने निशान के। कोनों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे जिनकी खुशबू हवा से पहले ही मेहमानों तक पहुंच रही थी। घर में आवाजें थी, हंसी की, गिलास टकराने की, कुर्सियां खिसकने की। अरे वाह, कितना सुंदर घर है, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत नाम करेंगे। हर वाक्य में तारीफ थी, हर मुस्कान में प्रशंसा। और इन्हीं सब के बीच में मैं एक कोने में बैठा था, लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर, जिसकी पीठ अब मेरी रीढ़ जितनी ही सीधी रह गई थी। मेरे हाथ में चाय का कप था जो जाने कब का ठंडा हो चुका था, पर मैं उसे होठों तक ले जाता रहा, जैसे यह दिखाना जरूरी हो कि मैं भी इस समय का हिस्सा हूं। मेरा बेटा अभिनव आज 50 का हो गया था। उसके चेहरे पर वही परिचित चमक थी, वही चमक जो हर नए सौदे, हर नई योजना के साथ उसकी आंखों में उतर आती थी। वह मेहमानों के बीच ऐसे घूर रहा था जैसे यह घर नहीं, कोई मंच हो और वह उसका नायक। यह नया प्रोजेक्ट है, अभी शुरू हुआ है। यहाँ आगे एक और फ्लोर की प्लानिंग है। अब तो शहर भी तेजी से बढ़ रहा है। हर बात में आगे था, पीछे क्या छूट रहा है उस पर किसी की नजर नहीं थी। मेरी बहू नैना, हल्के रंग की साड़ी में, बहुत सलीके से बंधे बाल और चेहरे पर वह मुस्कान जो थकती नहीं। आइए आंटी, आप यहाँ बैठिए। अंकल, थोड़ा और स्नैक्स लीजिए प्लीज, यह डिश जरूर ट्राई कीजिए। उसकी शालीनता में कोई कमी नहीं थी, बस उसमें अपनापन नहीं था। वह मुस्कान जैसे चेहरे पर नहीं, अभ्यास में टिकी हो। हर 10 मिनट में वह मेरे पास आती, पापा आपको कुछ चाहिए, और बिना जवाब सुने ही आगे बढ़ जाती। मैं सब देख रहा था, सब सुन रहा था, पर भीतर कुछ अलग ही चल रहा था। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं इस रोशनी का हिस्सा हूँ या सिर्फ एक सजा हुआ कोना। मेहमान मुझे देख मुस्कुराते, सिर हिलाते, जैसे कोई पुरानी चीज देख रहे हों जिसे फेंका नहीं जाता, बस संभाल कर रखा जाता है। किसी ने पास आकर कहा, आपका बेटा बहुत आगे निकल गया है। मैंने हल्के से सिर हिला दिया, पर मन में कहा, हाँ आगे तो निकल गया है, बस यही नहीं देख पाया कि पीछे कौन छूट रहा है। झूमर की रोशनी आंखों को चुभ रही थी, हंसी कानों तक आकर लौट रही थी, और पहली बार मुझे लगा इस घर में आज सब कुछ बहुत चमक रहा है सिवाय सच्चाई के। यही वह शाम थी जहां उजाला सबसे ज्यादा था और खतरा सबसे गहरा। मैं अभी उसी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में ठंडी चाय, आंखों के सामने चलते चेहरे और मन कहीं और। तभी किसी ने मेरी कलाई थाम ली। न कोई आवाज, न कोई पुकार, बस एक छोटा सा स्पर्श। मैंने नीचे देखा, अन्वी मेरी पोती, उसकी उंगलियां मेरी कलाई में धसी हुई थी, ठंडी, कुछ ज्यादा ही ठंडी, जैसे वे किसी कमरे से नहीं किसी डर से होकर आई हो।
मैंने हल्के से पूछा, क्या हुआ बिटिया? वह कुछ नहीं बोली। उसने बस मेरी ओर देखा। उस नज़र में कोई शोर नहीं था, कोई रोना नहीं, कोई बचकानी घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता, ऐसी गंभीरता जो बच्चों की आंखों में कम ही उतरती है। उसने मेरी उंगलियों को और कस लिया और बहुत धीरे से हिम्मत करके बोली, दादू अभी चलिए। मैं चौंका। अभी? मैंने फुसफुसाकर पूछा, क्यों? उसने पल भर के लिए इधर उधर देखा, मानो दीवारों के भी कान हो। फिर मेरे और करीब आकर बोली, बस बाहर। उसकी आवाज़ कांपी नहीं, पर उसमें जो शक्ति थी उसने मेरे भीतर कुछ हिला दिया। मैं 66 बरस का हूँ। जिंदगी ने मुझे जल्दी घबराना नहीं सिखाया। मैंने सड़कें बनते देखी हैं, इमारतें गिरती देखी हैं और लोगों के चेहरे बदलते भी। पर उस एक पल में मुझे ऐसा लगा, अगर मैंने इस बच्चे की बात नहीं मानी तो कुछ ऐसा होगा जिसकी भरपाई सालों में भी नहीं हो सकती। मैं उठा। मेरे उठते ही कुर्सी ने हल्की सी आवाज़ की। किसी ने ध्यान नहीं दिया। संगीत धीमे धीमे बज रहा था। हंसी और बातें उसी लय में बह रही थी। अन्वी मुझे ड्राइंग रूम से बाहर ले जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे भरोसा था कि मैं आऊँगा। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही हवा बदली। अंदर की बनावटी खुशबू के बजाय यहाँ देवदार और मिट्टी की महक थी। बरामदे की पीली ट्यूबलाइट हल्की सी टिमटिमा रही थी। मैंने वहीं रुककर कहा, अब बोलो क्या हुआ? उसने मेरी कलाई छोड़ी नहीं, बस सिर थोड़ा झुकाया और कहा, दादू अंदर सब ठीक नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी जल्दी बोलने लगी, कल रात मैंने मम्मी पापा को बातें करते सुना आपके बारे में, कुछ कागज ऊपर वाले कमरे में। आज उसके शब्द अधूरे थे, पर उनके बीच का डर पूरा था। मैंने महसूस किया यह डर उसका नहीं है। वह खुद के लिए नहीं घबरा रही, वह मुझे बचाने आई है। और उसी क्षण मेरे भीतर पहली बार एक साफ ठंडी घंटी बजी। खतरा, न जोर से न घबरा कर, बस एक चेतावनी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा, धीरे से कहा, ठीक है बिटिया, हम बाहर चलते हैं। उसके चेहरे पर एक पल के लिए राहत उतरी, जैसे कोई बोझ कंधे से उतर गया हो। मैंने मन ही मन सोचा, जब कोई बच्चा किसी बड़े को बचाने की कोशिश करे तब समझिए दुनिया उल्टी दिशा में चल रही है। और उसी उल्टी दिशा में अब मेरी कहानी भी मुड़ चुकी थी। घर के बाहर कदम रखते ही जैसे किसी ने शोर की चादर उतार ली हो। अंदर हंसी थी, बातें थी, गिलासों की खनक थी, और बाहर पहाड़ों की वही पुरानी चुप्पी। कौसानी की रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में हल्की सी धुंध थी और दूर की चोटियों पर अंधेरा ऐसे टिक रहा था जैसे बहुत पहले से वहीं बैठा हो। बरामदे से आगे घर के सामने छोटा सा आंगन था। नीम का पेड़ हवा के साथ धीमे धीमे हिल रहा था। अन्वी मुझे वहीं तक ले आई। वह रुकी, मैं भी रुका। कुछ पल हम दोनों चुप खड़े रहे। हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर कोई ताजगी नहीं थी, बस एक सिहरन। मैंने बहुत सहज स्वर से कहा, अब बोलो बिटिया। उसने एक गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसी बच्चे तब लेते हैं जब उन्हें डर हो कि सच बोलने से सब बदल जाएगा। दादू, उसने कहना शुरू किया, फिर रुक गई। मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैंने सीख लिया था, जब बच्चे खुद बोलना चाहें तब उन्हें बोलने देना चाहिए। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था, पर जिम्मेदारी थी। मम्मी कह रही थी, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, कि आज आपको ज़्यादा नहीं पिलाना, बस इतना। कि वह फिर रुक गई। मैंने देखा उसके होंठ कांप रहे थे कि हाथ से साइन हो जाए। मेरे भीतर कुछ ठंडा सा सरक गया, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। किस पर? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। कागज थे ऊपर वाले कमरे में, किसी अंकल को बुलाया गया है। उसकी आवाज़ अब फुसफुसाहट बन गई थी। मम्मी कह रही थी, दादू बूढ़े हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, बस साइन कर देंगे। हवा अचानक तेज हो गई। नीम के पत्ते आपस में टकराए। मैंने अन्वी के चेहरे को देखा।
वह रो नहीं रही थी, वह शिकायत भी नहीं कर रही थी, वह सिर्फ सच बता रही थी। और शायद यही उसका सबसे बड़ा साहस था। मेरे भीतर डर नहीं उठा, घबराहट नहीं हुई, बस एक स्पष्टता आई, जैसे धुंध में रास्ता अचानक थोड़ा दिखने लगे। मैंने धीमे से कहा, तूने ठीक किया जो मुझे बताया। उसने मेरी ओर देखा। आप नाराज तो नहीं हैं? मैं मुस्कुराया। नाराज नहीं बिटिया, मैं बस अब सावधान हूँ। उसने मेरी कलाई छोड़ी, पर उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थी। दादू, उसने कहा, आप अंदर मत जाना। ऊपर बिल्कुल नहीं। मैंने सिर हिलाया। तू क्या करेगी? मैंने पूछा। मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी, पढ़ाई का बहाना बना लूंगी। आप जब कहें मैं फोन उठा लूंगी। उस पल मुझे एहसास हुआ, यह बच्ची सिर्फ सच नहीं देख रही, वह योजना बना रही है। और मैं घबराया नहीं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा, धीरे से कहा, ठीक है बिटिया, अब तू अंदर जा और किसी से कुछ मत कहना। उसने सिर हिलाया। वह मुड़ी और अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। हवा चलती रही, अंधेरा गहराता रहा और मेरे भीतर एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। यह शाम सिर्फ जन्मदिन की नहीं थी, यह एक दस्तखत की शाम थी। और अब वह दस्तखत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। अन्वी के अंदर चले जाने के बाद मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी, बस भारी थी, जैसे उसमें सवाल तैर रहे हों। मैं वापस उसी कुर्सी पर नहीं बैठा। मैं कमरे में एक कोने में आकर खड़ा हो गया, जहां दीवार पर पुराने फोटो लगे थे। अभिनव की पहली नौकरी का फोटो, उसकी शादी की तस्वीर, अन्वी के जन्म का कार्ड, सब मुस्कुराते चेहरे, पर उन मुस्कानों के पीछे जो साल दबे पड़े थे, आज भी खुद बोलना चाहते थे। मुझे याद है पहली बार जब उसने मुझसे पैसे मांगे थे, बहुत आत्मविश्वास से, पापा यह सुनहरा मौका है, हिल स्टेशन के पास जमीन है, छोटा रिजॉर्ट बनेगा, आप बस शुरुआत में साथ दे दीजिए। मैंने पूछा था, कागज पूरे हैं? परमिशन? किसके नाम जमीन है? वह हंस पड़ा था। आप भी ना पापा, इतनी पूछताछ? आजकल सब ऐसे ही चलता है। मैंने आधा पैसा दिया, आधा रोक लिया। 6 महीने बाद वह जमीन विवाद में फंस गई। रिजॉर्ट नहीं बना, बहाना बन गया। फिर आया तेज रिटर्न वाला निवेश, नए नए शब्द, ऐप, ग्राफ, हरे और लाल तीर। पापा यह भविष्य है, आप पुराने हैं, नए तरीके नहीं समझेंगे। मैंने कहा, मैं सड़कें बनाता रहा हूँ बेटा, मुझे जमीन समझ आती है, हवा में खड़े घर नहीं। वह नाराज हो गया। आप कभी भरोसा ही नहीं करते। 3 महीने बाद ऐप बंद हो गया। धीरे धीरे नैना भी तस्वीर में आने लगी। पहले वह शांत थी, संयमित थी, फिर उसके शब्द बदलने लगे। आजकल सबके पास कार है, हमारे घर में फर्नीचर पुराना लगता है। आपके दोस्त के बेटे ने नया फ्लैट लिया है। हर तुलना सीधी मेरे जेब तक आती। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं पिता था। घर का खर्च धीरे धीरे बढ़ने लगा। कभी स्कूल की फीस, कभी छुट्टी का प्लान, कभी बस इस बार मदद कर दीजिए। मैं हर बार झुका, क्योंकि मैं पिता था, और पिता अपने बच्चे की हार अपने माथे से ढक लेता है। मुझे याद है एक रात मैंने बहुत शांत स्वर में कहा था, अभिनव तू रुक क्यों नहीं जाता? हर बार भागना जरूरी नहीं होता। उसने जवाब दिया था, आपने हमेशा छोटा सोचा है पापा, इसलिए जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाए। यह वाक्य मेरे भीतर कहीं अटक गया था, पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं पिता था, और आज उसी बेटे की जिंदगी मुझे एक दस्तखत से छोटा करने चली थी। मैंने दीवार से पीठ टिका ली और मन ही मन अदालत लगी। गवाह सिर्फ यादें थी। हर गवाही एक ही बात कर रही थी, मैं पिता था, इसलिए हर बार हारता रहा। पर शायद अब नहीं। उस रात मैं जल्दी घर लौट आया। कोई बहाना नहीं बनाया, किसी से विदा नहीं ली, बस उठकर चल दिया। पहाड़ों की सड़कें खाली थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी कार की खिड़की से फिसलती चली जा रही थी। रेडियो बंद था, मन में शोर बहुत था। घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही वही पुरानी गंध, लकड़ी, धूप और हल्दी की। यह
गंध मेरी उम्र की थी, मेरी मेहनत की। मैंने जूते उतारे, लाइट जलाई और सीधे उस कमरे में गया जहां मैं कम ही जाता था। अलमारी भारी नहीं थी, पर उसके भीतर पूरा जीवन बंद था। मैंने धीरे से ताला खोला। चरमराहट की एक आवाज आई, जैसी वह भी पूछ रही हो, आज क्यों? फाइलें निकली, पुराने बैंक स्टेटमेंट, दुकान के कागज, जमीन की रजिस्ट्री, बीमा, टैक्स, पार्टनरशिप डीड। हर कागज मेरे पसीने से बना था। मैं उन्हें एक एक करके मेज पर रखता गया और पहली बार मेरे हाथ कांपे नहीं, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि मेरा बेटा क्या कर सकता है। सवाल यह था, क्या मैं अब भी उसे आंख मूंद कर सौंप सकता हूँ? मैं कुर्सी पर बैठ गया। बहुत देर तक बस कागज देखता रहा। फिर डायरी निकाली। नई नहीं थी, पीले पन्ने, किनारों पर समय की सलवटें। मैंने पहली बार ऊपर तारीख लिखी, फिर समय, फिर लिखा। आज पहली बार मैंने यह स्वीकार किया कि मेरा बेटा मुझसे सच नहीं बोल रहा। कलम रुक गई। यह वाक्य सबसे भारी था। मैंने आगे लिखा, यह नफरत नहीं है, यह सावधानी है। डायरी बंद कर दी और उसी पर मैंने तय कर लिया, आज मैं पिता नहीं रहूंगा, आज मैं अपना संरक्षक बनूंगा। अगली सुबह बहुत सामान्य थी। धूप वैसी ही थी, चिड़ियों की आवाज वैसी ही, बस घर के भीतर हवा कुछ ज्यादा भारी थी। करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानता था कौन होगा। मैंने दरवाजा खोला। अभिनव आगे था, नैना उसके पीछे। दोनों के चेहरे पर वही सधी हुई मुस्कान, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। पापा, अभिनव ने कहा, कल आप अचानक चले गए, हम सबको बुरा लगा। मैंने रास्ता दिया, आओ। नैना अंदर आई। घर को ऐसे देखा जैसे सब कुछ अभी भी उसका हो। मैं चाय बना लाती हूँ पापा, उसने कहा बिना पूछे। चाय आई, कप रखी गई, सब कुछ बहुत सभ्य, बहुत शालीन। नैना ने पर्स खोला, कागज निकाले, साफ सुथरे, नोटरी स्टैंप लगे हुए। उसने बहुत सहजता से कहा, पापा बस एक छोटा सा कागज है, औपचारिकता, ताकि काम आसान हो जाए। मैंने देखा, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, मेरे नाम के नीचे एक खाली जगह। अभिनव ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराया। भरोसा है ना पापा, उसने कहा। उस वाक्य में बेटी का प्रेम नहीं था, सिर्फ आदत थी। नैना ने धीरे से जोड़ा, आप थक जाते हैं, अब आराम की उम्र है, बाकी हम संभाल लेंगे। कमरे में चाय की भाप उठ रही थी, मुस्कानें थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही हों। यह गुस्से का पल नहीं था, यह घुटन का पल था। मैंने कागज को मेज पर रखा और बहुत शांत स्वर में कहा, हम बात करेंगे, साइन बाद में। पहली बार उन दोनों की मुस्कान थोड़ी देर के लिए जमी रह गई और उसी ठहराव में मैं समझ गया, यह लड़ाई शोर की नहीं होगी, यह लड़ाई सच की होगी। मैंने अभी वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दस्तक ना तेज थी, ना हड़बड़ी में, बस ठोस, जैसे कोई जानता हो कि उसे अंदर आने का अधिकार है। अभिनव और नैना दोनों एक साथ दरवाजे की ओर देखने लगे। नैना ने कहा, इतनी सुबह कौन होगा? मैं उठा, दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी श्रीमती जोशी, 70 के आसपास की उम्र, सफेद शॉल, आंखों में वह स्थिरता जो सिर्फ उन लोगों में आती है जो बहुत कुछ देख चुके होते हैं। नमस्ते, उन्होंने कहा। अगर समय ठीक ना हो तो आइए, मैंने कहा, अंदर आइए। वह अंदर आई। उनकी नज़र सीधे मेज पर रखे कागजों पर गई, फिर नैना के पर्स पर, फिर मेरे चेहरे पर। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ पल कमरे में अजीब सी चुप्पी रही। फिर उन्होंने बहुत सामान्य स्वर में कहा, मुझे कल रात एक बात कहनी थी, पर घर में मेहमान थे। अभिनव का शरीर हल्का सा अकड़ा। कौन सी बात? उसने पूछा। उनकी आवाज में अब अधीरता थी। श्रीमती जोशी ने धीरे से कहा, बुधवार की रात करीब 11 बजे मैं बालकनी में थी, आपकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने
आगे कहा। मैंने अभिनव को गाड़ी के पास झुकते देखा। पहले सोचा शायद हवा देख रहा है, पर वह चारों टायरों के पास गया। हर बार थोड़ी देर रुका। उन्होंने किसी पर उंगली नहीं उठाई, उन्होंने बस दृश्य बताया। अगली सुबह आपने कहा था टायर पंक्चर मिले। तब मुझे समझ आया। कमरे में सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अभिनव का चेहरा सफेद पड़ गया। आप गलत समझ रही हैं, नैना ने कहा। उसकी आवाज अब उतनी स्थिर नहीं थी। श्रीमती जोशी ने उसकी ओर देखा। बहू, उन्होंने कहा, मैं 40 साल से इसी कॉलोनी में हूँ। गलतफहमी और सच्चाई में फर्क पहचानना मैं जानती हूँ। नैना की उंगलियां पर्स की जिप पर कस गई। कमरे में कोई आरोप नहीं था, बस सच, और सच का स्वभाव होता है कि वह चिल्लाता नहीं, बस खड़ा रहता है। मैंने श्रीमती जोशी की ओर देखा। धन्यवाद, मैंने कहा। आपने जो देखा वह बताने के लिए। उन्होंने सिर हिलाया। अब जो ठीक लगे कीजिए, और वह शांत कदमों से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में कुछ टूटने की आवाज नहीं आई, पर झूठ की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, जब सच बोलता है तो झूठ को बचाने की भाषा नहीं बचती। मैंने मेज से एक और फाइल उठाई। मोटी नहीं थी, बस भारी थी। मैंने उसे अभिनव और नैना दोनों के सामने रखा। यह क्या है? अभिनव ने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने पहला पन्ना खोला। यह, मैंने कहा, राजीव मल्होत्रा, तुम्हारी पहली रिजॉर्ट स्कीम, 15 लाख, 6 महीने में दोगुना करने का वादा। मैंने दूसरा पन्ना पलटा। यह शरद कपूर, डिजिटल निवेश, 9 लाख। तीसरा पन्ना, यह सीए वर्मा, हेल्थ प्रोडक्ट नेटवर्क। मैंने सिर उठाया। इन सब के हस्ताक्षर, ट्रांसफर तारीखें सब हैं। अभिनव की आंखें नीचे झुक गई। नैना ने धीमे से कहा, आप हमें धमका रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। यह फाइलें मैंने आज सुबह उन लोगों को भेज दी हैं। और मैंने अगला लिफाफा उठाया। यह एक सूचना है तुम्हारे ऑफिस को। नैना का चेहरा उतर गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूँ। मेरी आवाज अब भी शांत थी। कोई गाली नहीं, कोई धमकी नहीं, बस तथ्य। मैंने फाइल बंद की और बहुत धीरे कहा, मैं सजा नहीं दे रहा, मैं रोशनी कर रहा हूँ। कमरे में अब कोई बहस नहीं थी, सिर्फ परिणाम। अभिनव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, खालीपन था। नैना कुछ कहने को होठ खोलती, पर शब्द अब साथ नहीं दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। धूप अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी और मुझे लगा सच आ चुका है, अब वह जाएगा नहीं। सच के बाहर आने से ज्यादा समय नहीं लगता। वह किसी धमाके की तरह नहीं आया, न अखबार की सुर्खी बना, न किसी मंच से घोषित हुआ। वह धीरे धीरे फैला, जैसे सर्दी में धुंध फैलती है, पहले कोनों में, फिर रास्तों पर, और अंत में हर चेहरे पर। सबसे पहले फोन बजने लगे। पहला कॉल राजीव मल्होत्रा का था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, थकान थी। आपने जो कागज भेजे सब सही हैं, हम बेवकूफ बने रहे। अब बात फैल चुकी है। मैंने बस इतना कहा। मेरा उद्देश्य बदला नहीं था, बस यह कि कोई और ना डूबे। दूसरा कॉल शरद कपूर का, तीसरा सीए वर्मा का। हर आवाज में एक ही भाव। अब समझ आया। शाम होते होते कोसानी का छोटा सा व्यापारिक संसार जान चुका था। अभिनव तेज सपनों का सौदागर था, और सपनों में जमीन नहीं होती। उसकी बैठकों के दरवाजे बंद होने लगे। जिन हाथों से कल तक हाथ मिलाया जाता था, आज वही हाथ जेब में चले जाते। उधर नैना के दफ्तर में जांच बैठी। वह मुझे फोन नहीं कर पाई। उसने वकील के जरिए एक नोटिस भेजा। मैंने उसे फाइल में रख दिया। घर में मैंने किसी से कोई बात नहीं की, ना फोन उठाया, ना सफाई दी। मैं चुप रहा, क्योंकि जब सच अपना काम कर रहा हो तो इंसान को बीच में नहीं बोलना चाहिए। 3 दिन बाद शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। यह दस्तक पहले जैसी नहीं थी। निश्चय नहीं था इसमें, बस थकान थी। मैंने दरवाजा खोला। अभिनव खड़ा था, अकेला, कपड़े अस्त व्यस्त, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में नींद नहीं।
वह भीतर आया, बैठ गया। काफी देर कुछ नहीं बोला, फिर बहुत धीमे से कहा, पापा सब खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं पूछा, वह खुद बोलने लगा, अब लोग मेरा फोन नहीं उठाते। दफ्तर में नैना को सस्पेंड कर दिया गया है। घर में सन्नाटा है। उसने मेरी ओर देखा। उस नज़र में न शिकायत थी न आरोप, बस स्वीकार। मैंने गलती की, आपके भरोसे को ढाल बना लिया। यह माफ़ी नहीं थी, यह नंगा सच था। मैंने कहा, गलती का वजन माफ़ी से नहीं उतरता, उसे ढोना पड़ता है। वह चुप रहा, फिर पूछा, अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत सोच समझ कर कहा, सच से शुरू करो, छोटे काम से, और सबसे पहले अपनी बेटी से। वह सिर झुकाए बैठा रहा। मैंने आगे कहा, मैं मदद करूंगा पर सहारा नहीं बनूंगा। तुझे खुद खड़ा होना होगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, बिना आवाज के। मैंने उन्हें रोका नहीं। कुछ आंसू रुकने के लिए नहीं होते। अभिनव के जाने के बाद घर फिर से शांत हो गया। वह शांति खाली नहीं थी, वह भारी भी नहीं थी, बस एक ठहराव थी। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्का गुलाबी रंग उतर आया था। कुछ देर बाद दरवाजे की कुंडी धीरे से हिली। अन्वी, वह चुपचाप अंदर आई। उसके हाथ में स्कूल की कॉपी थी, पर आंखें मुझ पर टिकी थी। दादू, उसने कहा, पापा आज रो रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा। वह मेरे पास आकर जमीन पर बैठ गई, अपना सिर मेरी कुर्सी से टिका लिया। मम्मी गुस्से में थी। वो कह रही थी कि सब आपकी वजह से हुआ है। उसने पल भर रुक कर कहा, पर दादू, मुझे लगता है आपने सही किया। उसकी आवाज़ में कोई नाटकीयता नहीं थी, बस एक साफ विश्वास। मैंने उसके बालों पर हाथ रखा। कभी कभी बिटिया, सच बोलने से घर में शांति नहीं रहती, पर झूठ बोलने से घर बचता भी नहीं। वह चुपचाप सुनती रही। फिर उसने अपने बैग से एक छोटा सा कागज निकाला, नीले पेन से लिखा हुआ। उसने मेरे हाथ में दिया। उस पर लिखा था, दादू, मुझे डर लगा था, पर मुझे आप पर गर्व है। अन्वी, मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने वह कागज अपनी डायरी के बीच रख दिया, और इसी पल मुझे समझ आया, यह लड़ाई मैंने अपने लिए नहीं जीती, यह जीत इस बच्ची के लिए थी। कुछ हफ्ते बीत गए। नैना ने माफी नहीं मांगी, पर उसका घमंड चुप हो गया था। अभिनव ने फिर से काम शुरू किया, छोटा, ईमानदार। वह अब कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। मैं कुछ नहीं बदला, बस अब चुप्पी में डर नहीं था। एक शाम मैं कमरे के सामने बैठा, चाय का कप मेरे पास था। मैंने धीरे से कहा, दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा बाहर से नहीं आता, वह घर के भीतर मुस्कान पहनकर आता है। और अगर उस वक्त कोई बच्चा आपका हाथ पकड़ ले तो उसे छोड़िए मत। मैंने कैमरे की ओर देखा। सच रिश्ते नहीं तोड़ता, वह सिर्फ झूठ की नींव हिलाता है। मैंने आखिरी घूंट लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी, पर मन पहली बार पूरी तरह गर्म था। दोस्तों, अगर सच्चाई से रिश्ते टूटते हों तो समझ लीजिए वो रिश्ते पहले से ही झूठ पर टिके थे। सच देर से आता है, लेकिन खाली हाथ नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।